नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर के बनिहाल में कांग्रेस ने रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लग रही है। उसका कहना था कि सुरक्षा घेरे में बड़ी संख्या में लोग घुस गए और ऐसे में यह यात्रा बिना सुरक्षा चल रही है। कुछ देर रुके रहने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में अनंतनाग ले जाया गया। अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बनिहाल में सुरक्षा इंतजामों में दिक्कत आई, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब कल और परसों इस यात्रा में सुरक्षा बेहतर रहेगी। आज राहुल के साथ उमर अब्दुल्ला भी इस यात्रा में मौजूद थे। साथ ही यात्रा में महबूबा मुफ्ती को भी शामिल होना था। अब यह यात्रा अनंतनाग से श्रीनगर जाएगी। 30 जनवरी को यात्रा का आखिरी दिन है। यात्रा के समापन के लिए कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आने का निमंत्रण दिया है। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह यात्रा पूरी होगी और ठीक से होगी। 26 अप्रैल तक सभी राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल जी का संदेशा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और जो चार्जशीट है मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में, वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं समझता हूं हमारे संगठन के इतिहास में इतना बड़ा आउटरीच कार्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। नज़ीर, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की यात्रा की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता जताई है, लेकिन ये घटना ऐसे इलाके में हुई जो संवेदनशील माना जाता है। तो ऐसे में क्या प्रशासन से बातचीत हुई है? प्रशासन की इस मामले में क्या सफाई है? जी, प्रशासन ने अभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन जो हमने वहां देखा, सुरक्षा बड़ी तादाद में रखी गई थी, लेकिन शायद हर एक को ये अंदाजा नहीं कर पाया कि इतना बड़ा क्राउड है और क्राउड इतना इन्वॉल्व होगा, इंतजास्टिक होगा, सभी लोग राहुल गांधी की तरफ दौड़ेंगे। ऐसा शायद किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि क्राउड किसने मोबिलाइज किया? कांग्रेस से ही मोबिलाइज किया था। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पूरी जो सिक्योरिटी फेंस होती है राहुल गांधी के आसपास, उसको तोड़ दिया गया और सभी लोग वहां दाखिल हुए जो सिक्योरिटी होल्ड एरिया है। तो उससे क्या हुआ कि आधे घंटे तक राहुल गांधी को अपनी गाड़ी में तकरीबन वहां बैठना पड़ा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में। उनके साथ उमर अब्दुल्ला भी थे और उसके बाद जब सीनियर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे तो उसके बाद वो वहां से निकाले गए या चले गए अपनी गाड़ियों में। तो यात्रा दरअसल आज नहीं हो पाई, पद यात्रा, क्योंकि जो इनका प्लान जो था करीब 20 किलोमीटर चलना, बानिहाल से निकलना, 1-8 किलोमीटर वहां चले वो बानिहाल में, फिर बानिहाल टनल जो 9 किलोमीटर क्रॉस की, उसके बाद यूं ही घाटी में वो दाखिल हुए और लग रहा था कि अब ये यात्रा शुरू होगी। तो उसी के साथ पूरी भीड़ वहां आई। तो उसके बाद किसी को अंदाजा नहीं क्या हो रहा था। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को हमने देखा कि गाड़ी के ऊपर वे भी बैठे थे, वेव कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें उससे भी नीचे उतर के गाड़ी के अंदर ही वो वक्त गुजारना पड़ा, क्योंकि खतरात होते हैं कि ये एक मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया है। जिस इलाके में राहुल गांधी तकरीबन आधे घंटे तक वहां रुकना पड़ा उस पूरे क्राउड के बीच में। तो उससे कहीं कांग्रेस ने जैसे बताया कि बहुत ही सीरियस जो सिक्योरिटी चूक है, खुद राहुल गांधी ने बोला कि जैसे या पुलिस थी ही नहीं या जो वहां से चली गई। सी वेणुगोपाल ने कहा कि पुलिस ने सडनली विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह के आरोप लगे, लेकिन
हमने देखा जब हर जगह बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षा मौजूद थी। न सिर्फ सुरक्षा मौजूद थी लेकिन आम लोगों को कितनी दिक्कतें आज उठानी पड़ी कि जो बीमार थे वो भी अस्पताल नहीं पहुंचे, जिनके पास एम्बुलेंस नहीं थी, क्योंकि किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं थी यात्रा जिस वहां से गुजर रही थी या उससे पहले। ताकि जो बारामुल्ला जो बानिहाल रेल है उसको भी रद्द किया गया था सवेरे, क्योंकि रेल स्टेशन बानिहाल से ही इस यात्रा को शुरू करना था। तो उस वजह से तो जब इतने सख्त उपाय लिए गए थे उसके बावजूद भी ये सब कुछ होना, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने सवाल उठाए और अहम सवाल उठाए कि किस तरह इतनी बड़ी भीड़ बिल्कुल सिक्योरिटी होल्ड के दाखिल अंदर हुई और उसके बाद जो सिक्योरिटी रिंग थी तोड़ती। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया कि वो इसके गवाह हैं किस तरह जो सिक्योरिटी रिंग होती है पुलिस की वो जैसे गायब ही हो और सभी लोग वहां जमा हुए। तो एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन इसके साथ कांग्रेस की ने जो ये पूरी क्राउड जमा किया था उसको भी जाहिर सी बात है इस क्राउड पे कोई कंट्रोल नहीं था जी। अगर कंट्रोल होता तो शायद वो उतनी उसके अंदर नहीं घुस जाते। ये भी एक अहम बात है। सुरक्षा पे तो इल्जाम लग सकता है कि आपकी एक चूक है या लैप्स है, लेकिन कांग्रेस भी खुद भी एक कंट्रोल नहीं था कि जिसकी वजह से ये हो सकता था कि खुद जो क्राउड है वो डिसिप्लिन हो जाए, एक साइड हो जाए। ऐसा हुआ नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नज़ीर बता रहे हैं कि बहुत ही सतर्कता के साथ इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि अगले 2 दिन जो है सुरक्षा के इंतजाम में खास तौर से ध्यान दिया जाए। लेकिन ये भी देखने की बात होगी कि जो भीड़ का नियंत्रण है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी थोड़ी सतर्कता बरतें। ये नज़ीर हमारे सहयोगी बता रहे हैं। शुक्रिया आपका नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता को लेकर कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि कितने दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश ने यह भी कहा कि फिलहाल सभी दल अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में विपक्षी एकता को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से। तो जब उनकी अपना खत समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका अपना न हो रहा है, तो अपनी बात है, कोई पार्टी की अपनी बात है। तो अलग अलग पार्टियां तो अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन चुनाव तो बहुत दिन नहीं न है, बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं न है। तो वो अपना पूरा करके जब भी बैठेंगे, अगर चाहेंगे कि अन्य पार्टियों के साथ भी मिल करके आगे काम करना है तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए, तब उसी समय करेंगे। अभी तो निजी है ना, तो उसमें क्या दिक्कत, सब लोग अपना काम करते हैं, हम तो जान रहे हैं। अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो सब लोग एक ही साथ में है भाई, 7 पार्टियों के लोग हैं एक साथ, तो सब तो काम में है ही, सब जगह हम जा ही रहे हैं। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर टिप्पणी कर रहे हों, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी जेडीयू की एकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुशवाहा ने नीतीश से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जानी चाहिए, आरजेडी से क्या समझौता हुआ है जेडीयू का, इस पर उसमें चर्चा की जाए। पार्टी कमजोर हुई है, इस पर भी कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हो। मुख्यमंत्री नीतीश भी मेरी आलोचना में शामिल हैं। खुद मीडिया में मुख्यमंत्री पहले गए, अब कह रहे हैं कि मीडिया में चर्चा ना करें। उधर नीतीश कुमार ने भी कुशवाहा की बातों का जवाब दिया है। पार्टी से मांग की है, पहले ही 1 सप्ताह पहले आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है
तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें? दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है पार्टी की कमजोरी के बारे में। जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1 to 1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है। तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? जो कहना था हम तो पहले ही कर चुके। सर क्यों एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है और आप और मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब 1 महीना से क्या आने लगा। आप हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। बात करते हैं पंजाब की, जहां आज 400 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इससे पहले 15 अगस्त को पंजाब सरकार ने वहां पर 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, यानी अब मिलाकर राज्य में कुल 500 मोहल्ला क्लिनिक हो जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक जो अगस्त के महीने में बनाए गए थे, वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए बनाए गए थे। पंजाब अलग सूबा है, दिल्ली अलग है, पंजाब की अपनी स्थितियां हैं। वो 100 मोहल्ला क्लिनिक पायलट बेसिस पे बने थे, वो सफल रहे, बेहद सफल रहे। जैसा भी मान साहब ने बताया कि उन 100 मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ महीनों में 10.25 लाख पेशेंट्स अभी तक अपना इलाज करा चुके हैं, 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर। और आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके आसपास 3-4 किलोमीटर के एरिया में लोगों से पूछो, लोग बहुत खुश हैं। आज 400 नए मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो रहे हैं पंजाब के कोने कोने के अंदर, और अभी आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि खूब नौकरियां निकलेंगी, खूब स्कूल बनने जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, इतने नए नए काम होने जा रहे हैं। नौकरियों की कमी नहीं रहने वाली, सब्र रखना बस थोड़ी सी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। और स्कूलों को भी ठीक होने का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे ख्याल से आज या कल में 36 प्रिंसिपल सिंगापुर जा रहे हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं? अभी तक तो आपने सुना था कि वो जितने नेता आते थे वो खुद सिंगापुर घुमा करते थे। अब हम सिंगापुर नहीं जाते, हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव की बात कर लेते हैं। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को इस बारे में याचिका पर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने यह याचिका दायर की है और इसमें मांग की गई है कि मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराया जाए। इस साल के आखिर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसकी तैयारियों में जुट गए हैं।
मिशन 156 पर अशोक गहलोत ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि राज्य में सरकार ने जो चौतरफा विकास के काम किए उसी के आधार पर इस बार सत्ता के बदलाव की परंपरा टूटेगी और राज्य की कुल 200 में से 156 सीटों पर कांग्रेस जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। गहलोत ने बीजेपी और बिना नाम लिए सचिन पायलट पर भी निशाना साधा। सचिन पायलट ने पिछले दिनों कहा था कि 2013 से 2018 के बीच उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने राज्य में बहुत काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूंगा मिशन 156 मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। हम चाहेंगे कि राजस्थान को देश में नंबर 1 स्टेट बनाए। – 2002 के दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का विवाद गहराता जा रहा है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने इसके प्रदर्शन का ऐलान किया, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। ये छात्र कैंपस के बाहर अपने लैपटॉप लेकर बैठ गए और वहां उन्होंने फिल्म दिखाने की बात की, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें धारा 144 की याद दिलाते हुए रोकने की कोशिश की। छात्रों का कहना है कि वो फिल्म दिखाए बिना नहीं उठेंगे। पुलिस कुछ छात्रों को बस में बैठाकर ले जाती दिख रही है। सभी लोग यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, कृपया करके ये जगह खाली करिए। 5 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं इकट्ठे हो सकते, कृपया करके ये जगह को छोड़िए। यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है दिसंबर 31, 2022 से, जो कि 28 फरवरी 2023 तक है अभी के लिए। तो आप लोग यहाँ से कृपया ये जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम सब इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो सकते। आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है, आप सब यहाँ से प्लीज इधर बिधर हो जाइए। आप कह रहे हो कि ये नीचे कर दो, हम ये नीचे कर दो। ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है दिखाने की, बात खत्म। क्योंकि इससे कभी भी किसी भी जो स्थिति बिगड़ सकती है उसे हमें रोकना है ना। कहाँ बिगड़ सकती है, कैसे बिगड़ सकती है? आप बिगड़ने के बाद हम एक्शन लेंगे। मैम कैसे बिगड़ सकती है? हम जब पीसफुल खड़े हैं, हम किसी भी देख लो, ये प्रोटेस्ट नहीं है तो क्या है? इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें रोक रहे हो। क्योंकि हम शांति, देखिए ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं है, हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद भी आप हमें रोक रहे हो। यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये काम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अलाउड नहीं है। बात खत्म। क्यों नहीं होगा? आपको करना अपने कमरों में करो, यहाँ नहीं, यहाँ पे इकट्ठे हो सकते। बात खत्म। आपका जब मन होता है 144 लगा देते हो। आज कहाँ लगाया? अभी तुम्हें बताया ना 31 दिसंबर 2022 से लगा, आज थोड़ा लगा। तो क्यों लगाया? मैं कह रहा हूँ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकने के लिए। अरे भैया दिसंबर में हमें पता है कि डॉक्यूमेंट्री देखो, अभी हम आपसे प्यार से उसके बाद क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ है? उसके बाद क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ है? तो फिर हमारा एक्शन होगा। हम आप पे एक्शन नहीं लेना चाहते। उसके बाद में लगातार देखो, बात ये आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, पर ये चीज यहाँ अलाउड नहीं है। जब हम और हमें फिर हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हो। मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एनएसवी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें साइलेंटली दिखाने दीजिए। हम आपको कोऑपरेट करेंगे ना, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। हम लोग पीसफुली स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, हमारा लैपटॉप सब कुछ छीन लिया पुलिस ने। या दे हैव टेकन अवे आवर लैपटॉप्स एंड ऑल आवर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सो वी आर नॉट एबल टू डू दैट नाउ। सो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ब्रूटल एक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस। हमारा अधिकार है, आप इतने डरे हुए क्यों है? अगर बीबीसी गलत नहीं है, आप केस करिए उनके ऊपर। अगर फॉल्स दिखा रहे, प्रोपेगेंडा चला रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे अपोनेंट ने चलवाया है। अरे भैया, आपके उसमें लोग मंत्री लोग बोल रहे हैं फेक इन्फॉर्मेशन का है। उन्होंने जो दिखाया, खाली जो फैक्ट दिखाए हैं, आप कह रहे चलाएंगे नहीं, आप चलाएंगे। आप पुलिस बुलाइए, हम जाएंगे, हम जेल जाने तैयार है, पर ये स्क्रीनिंग होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। बीबीसी की स्क्रीनिंग क्या अलाउड है? इट इज अ बैंड स्क्रीनिंग, वो अलाउड नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? अभी 5 बजे का आह्वान भीम आर्मी की ओर से भी किया गया है कि वो भी आ जाएं करने के लिए। अलाउ नहीं किया? बिल्कुल नहीं अलाउड है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमसे परमिशन नहीं ली गई किसी चीज की। हम ऐसी, यहाँ धारा 144 लगी हुई है, 5 से ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठे होंगे तो डिटेन होंगे। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। परिमल, अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि अभी हम सुन रहे थे प्रशासन को, वो कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया सकता है, धारा 144 लगी है, 5 से अधिक लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो उनकी धरपकड़ होगी।
छात्रों को जो डिटेन करने होते हैं। हमने देखा है कि डीयू से पहले जेएनयू हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, साउथ में अलग अलग कैंपस में सब जगह इस तरीके की कोशिश जरूर हुई है। कुछ जगह सफलता भी मिली है छात्रों को जहाँ पे वो स्क्रीनिंग कर पाए, लेकिन अधिकांश जगहों में जो प्रशासन है मान कर चल रही, जैसा हम देखा था IMD मिनिस्ट्री इसी प्रकार के उन तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया गया था, साझा किया गया था, उनको बैन कर दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया। और सरकार बिल्कुल सख्त है, चाहे MHA हो, चाहे वो IND मिनिस्ट्री हो, चाहे वो IT मिनिस्ट्री हो, चाहे MHA की बात करें, क्योंकि सीधे तौर पर वो माहौल बिगाड़ने को लेकर एक कोशिश की बात कर रहे हैं और माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। और यही बड़ी वजह है कि हर जगह पर डॉक्यूमेंट्री को रोकने की कोशिश हो रही है। कुछ जगह पर कामयाबी जरूर मिली है, जामिया में भी हमने देखा, JNU में हमने देखा, हर यूनिवर्सिटी में एक तरीके से कोशिश हो रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाई जा सके। और यही कोशिश यहाँ पर DU में भी इस बात को लेकर थी। लेकिन जिस तरीके से धारा 144 लगाई गई, अब पुलिस से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसमें छात्रों को डिटेन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। जी शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीर आप देख सकते हैं सीधे DU से, जहां पर कि छात्रों की धरपकड़ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यहां पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि धारा 144 लगी है। और वहीं छात्र ये कह रहे हैं कि वो BBC की डॉक्यूमेंट्री को देखना और दिखाना चाहते हैं और इसी कारण से पुलिस ने शुरुआत में उनसे बातचीत की और जब बातचीत में बात नहीं बनी तो उसके बाद यहाँ पर छात्रों की धरपकड़ की जा रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि छात्रों को पकड़कर पुलिस की जिप्सी में बिठाया जा रहा है, उन्हें ले जाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये देखिए कुछ कहने से भी बचते हुए लोग हैं। ऐसे छात्र और इसी खबर पर हम वापस अपने सहयोगी परिमल कुमार के पास चल सकते हैं। परिमल, ये तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई छात्रों को उठाया गया है पुलिस की ओर से। और कुछ देर पहले हमने झड़प भी सुनी थी जहां पुलिस के अधिकारियों की छात्रों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, जिसमें सीधे तौर पर उनसे कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते हैं। अभी क्या स्थिति है जो तस्वीरों में हम देख सकते हैं, कई छात्रों को पकड़ा गया है पुलिस की ओर से। यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अभी जो छात्र अच्छी खासी तादाद हुई थी जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिखाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, वो धारा 144 का मतलब परिमल के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। परिमल की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है और यहाँ पर छात्रों से कहा गया है कि वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते और जो छात्र विरोध कर रहे हैं उन्हें धर पकड़ कर पुलिस ले जा रही है। बोर्ड परीक्षा से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए और परीक्षा के डर, तनाव और चिंता से संबंधित अपने विचार और टिप्स शेयर किए। पीएम मोदी 2018 से ही परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करते आ रहे हैं। देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था
तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील, क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर। हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। आपको एक बार फिर लिए चलते हैं डीयू, जहां पर कि हंगामा जारी है। यहां पर छात्रों के साथ पुलिस लगातार उलझ रही है और यहां पर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसे दिखाने का विवाद है जो कि तूल पकड़ चुका है। दरअसल पुलिस ने छात्रों से मना किया था, कहा था कि 5 से अधिक छात्र इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि धारा 144 लगी है, लेकिन छात्रों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं। और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, वो दिखाई दी है जब छात्रों को उठाकर पुलिस लेकर के गई है और गाड़ियों में डाला है और इस तरह से सभी छात्रों की धरपकड़ डीयू के बाहर हो रही है। स्क्रीनिंग हो रही थी, हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम उन्हें देखने के लिए जब गए थे हमें गार्ड्स ने पोस्टर फाड़ दिया, यहाँ शर्ट फटे हैं और हमें बाहर निकाल दिया गया बहुत जबरदस्ती के साथ। और अंदर अभी भी शायद चल रहा हो, अभी भी अंदर चल रहा है। अंदर स्क्रीनिंग हो रही है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता अभी हो रही है, कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश जारी है, अभी हमें पता नहीं, हमें बाहर भेज दिया गया, अब हम नहीं जानते। तो ये तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से छात्रों को वहां से उठाया जा रहा है। उन्हें कहा गया है कि वो यहां पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया कि इस पर रोक लगी है, लेकिन छात्र जो कह रहे हैं कि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और इसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कुछ देर पहले जो आपने देखी भी एक बहस हुई थी जिसमें कि छात्र और पुलिस अधिकारियों के बीच में गर्मागर्म बहस भी हुई थी। तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कैंपस से, जहां पर कि अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो प्रदर्शन करने की मांग है वो यहां तक पहुंच गई है। इससे पहले भी कई विश्वविद्यालयों में इस तरह की तस्वीर आई थी, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या अन्य विश्वविद्यालय देश भर के, वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने में आई थी और अब ये डीयू में भी इसका विरोध पहुंच गया है। लोग शुरुआत भी नहीं कर पाए और लाइब्रेरी के सामने, मैं लाइब्रेरी में उस समय बैठा हुआ था, बैठे थे उस समय, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और सामने जस्ट उसके सामने वो लोग जैसे ही कुछ पोस्टर लगा रहे थे, दिखाते या ना दिखाते, लेकिन ये लोग पूरा आके टूट पड़े, सारे गार्ड आके टूट पड़े कि इनको बंद करो, मारपीट करने लगे। मतलब एक निकले तो लड़कियों को घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। मैंने वीडियो बनाई है, खुद मैंने वीडियो बनाई है, गलत है, मैं भी छात्र हूँ। अपनी बात क्या हो रहा है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलिए एक बात अलग हो गई, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। हम अपनी बात, अगर आप देखिए जैसे मैंने हमारे क्लास में चलाई थी कुछ बच्चों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कुछ बच्चों ने चलाई, तो अगर कोई ट्वीट करना चाहता है, लिखना चाहता है तो उसके अंदर एक डर है। अच्छा। उसके अंदर एक डर है। आपको क्यों लगता है ये डर क्यों पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है? ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ये अभी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा और सबके द्वारा। ये मतलब आदमी लिखने से पहले एक बार सोचता है कि मैं कुछ लिखूं कि ना लिखूं। सर आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहूंगी, आप लोग यहीं के छात्र हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम भी यहीं से पढ़े हैं। एक बात बताइए, आप लोग जब कह रहे हैं कि वो बच्चे, वो कौन से बच्चे हैं? क्या वो कॉलेज के ही बच्चे आप लोगों ने देखा है या किसी और संगठन के हैं? कुछ बच्चे हैं यहाँ के संगठन के हैं, कुछ संगठन कुछ मैं जानता हूँ जैसे उसके हैं। अच्छा। और बहुत सारे बाहर के भी हैं। बाहर के मतलब कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको आज तक पहले से यहाँ कैंपस में नहीं देखा। अच्छा, कभी
क्या किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सिर्फ डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे, पोस्टर अपना लगा रहे थे, इतने में गार्ड्स आए और उनको मारपीट करने लगे। एज ए आम छात्र हमें ये लगता है कि अगर सरकार इसको रोक रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है, वरना इतनी सारी फिल्म रिलीज होती है, आप किसी को नहीं रोकते हैं, लेकिन अचानक से ये इस तरह से निकाल देना कि इसको रोका जाए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा सरकार के लिए नेगेटिव है जो सरकार उसको रोक रही है। So I think that's a word that he has just summed it up that the entire तो हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे जो है वो कुछ छात्रों से बात कर रही थी। उन्हें बताया गया छात्रों की ओर से कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्रों की धरपकड़ लगातार वहां पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की ओर आते हैं। नोएडा के दनकौर की बात करते हैं, जहां एक महिला को वोट न देने के मामले में 3 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हेमलता नाम की इस महिला का नाम 2022 के विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में था। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची, लेकिन उन्हें मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया। महिला ने अदालत की शरण ली। अब जाकर अदालत ने कुल 8 लोगों के खिलाफ वोट का अधिकार छीनने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इनमें तत्कालीन एसडीएम रजनीकांत, तहसीलदार विनय कुमार भदौरिया और अखिलेश कुमार सिंह शामिल हैं।